कार्बन तथा इनके यौगिक कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है और यहाँ पे हम लोग इस अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्नों को हल करेंगे जिसकी कुल संख्या है 18। आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, कार्बनिक रसायन क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। काफ़ी आसान सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, तो लंबवाजे के प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। लंबवाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं तथा इनके कार्बन सर्वदा विद्यमान होती है। इन सब में क्या होती है, कार्बन हमेशा ही रहती है। इस आधार पर कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया है। तो ये हो गई परिभाषा और थोड़ा सा आपको यहाँ तक लिख लेना है। यानी लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। अतः कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। तो आइए इसके बाद लिखते हैं हम जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे आपको जीवन शक्ति का सिद्धांत ये लिखते हुए डैश देना है। इसके बाद यहाँ देखिए, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक क्या मान्यता थी, देखिए कि सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं कार्बनिक यौगिक तथा इन्हें प्रयोगशालाओं में तैयार करना संभव नहीं है। अतः एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्रजीलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब वेलर ने प्रयोगशालाओं में यूरिया, एक कार्बनिक यौगिक है, का संश्लेषण अमोनिया साइनाइड को गर्म करके किया। यानी पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना, यूरिया बना। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है, तो यहीं तक हुआ। ठीक, किसने दिया था, ब्रजीलियस ने दिया था। किसने दिया, ब्रजीलियस ने दिया था और उन्होंने बताया था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ भी और इस सिद्धांत का अंत कैसे हुआ, यानी जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ देखिए। लेकिन इस सिद्धांत यानी इस धारणा का अंत, जीवन शक्ति सिद्धांत धारणा का अंत कैसे हुआ, जब वोलर ने प्रयोगशालाओं में यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, उन्होंने बनाया कैसे, अमोनिया साइनाइड के गर्म करके। तो इस प्रकार ये धारणा यानी जीवन शक्ति की धारणा सिद्धांत का अंत हो चुका है। तो ये सारे बना लेना है आपको यहाँ तक। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं महत्व का उल्लेख करें। यानी कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में कौन सा स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होते हैं और उन कार्बनिक यौगिक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन प्रयोगशालाओं से नहीं बन सकते थे। लेकिन ब्रजीलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया और तथा वोलर ने यूरिया का संश्लेषण किया अमोनिया साइनाइड को गर्म करके। तो अब तक कार्बनिक यौगिकों का स्रोत जो था, प्रयोगशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा यौगिक बनाए जा चुके हैं। ठीक है, नेचुरल भी होता है और प्रयोगशालाओं में भी कार्बनिक यौगिक का स्रोत होता है। अब इसका हम देखेंगे महत्व। यहाँ देखिए महत्व है, तो कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं के इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं, वे सभी में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। यहाँ तक हमारे भोजन में भी कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, कपड़े, कागज़, चमड़ा, साबुन आदि वस्तुएं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में भेद बताएं, दोनों में अंतर बताना है।
तो सबसे पहली बात ये बात आपको जानना काफ़ी आवश्यक है, वैद्युत संयोजक यौगिक को ही कहा जाता है आयनिक यौगिक, और सहसंयोजक यौगिक को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। अब इन दोनों में अंतर हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आपको वहीं से लिखना है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, अणुसूत्र C6H14 वाले सभी समयावयवियों को लिखें। तो काफ़ी आसान सवाल है। तो यहाँ देखिए, अणुसूत्र C6H14 इसे हेक्सेन कहा जाता है और इसके निम्नलिखित 5 समावयवी होते हैं। कौन से होते हैं? तो यहाँ देखिए, पहला होता है हेक्सेन। आपको ये संरचना सूत्र भी लिखना है सारे। पहला हेक्सेन, और दूसरे नंबर पे आपको लिखना है 2 मेथिल पेंटेन, ये दूसरा समावयवी, और ये हो गया ये दूसरा समावयवी, और ये तीसरा समावयवी हो गया, इसका नाम है 3 मेथिल पेंटेन, और ये चौथा समावयवी हो गया 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, और ये 5वां समावयवी हो गया 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार अणुसूत्र C6H14 यानी हेक्सेन के टोटल समावयवी हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ देखिए, कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों का गुणों का अध्ययन नियमित रूप से हो सके। सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। तो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन को निम्न रूप से श्रृंखला के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, अर्थात यहाँ से लिखते हुए, यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए आपको ये डायग्राम भी बनाना है इसका वर्गीकरण हाइड्रोकार्बन को, यहाँ पे देखिए। और दूसरा होता है, दूसरी व्यवस्था में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलक के आधार पे होता है। तो कौन से होते हैं क्रियाशील मूलक? तो यहाँ ये बात भी आपको लिखना है। हमें मूलक के बारे में नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको लिख देना है कि दूसरा जो होता है वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलक के आधार पे हो जाता है, बस इतना ही लिखना है। और इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 5वां समाप्त हो जाता है। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला है क्रियाशील समूह क्या होते हैं, और दूसरा है निम्नलिखित यौगिक के क्रियाशील समूह यहाँ पे बताना है। आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। क्रियाशील समूह क्या होते हैं? तो ये रहा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। यहाँ पे है मेथिल एल्कोहल CH3OH, और यहाँ पे ये मेथिल भाग हो गया, यौगिक का भाग हो गया, और ये OH जो है ये क्रियाशील समूह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, और ये सारे लिख लेने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न देखेंगे अब। तो यहाँ पे निम्न यौगिकों के क्रियाशील समूह के नाम और संरचना बताएं। तो पहला है एल्कोहल, तो इसका ये जो क्रियाशील समूह का नाम हो गया हाइड्रॉक्सिल समूह, और ये हो इसकी संरचना OH। दूसरा है एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया क्रियाशील समूह का नाम एल्डिहाइड समूह, और इसकी संरचना ये रहा CHO, ठीक है। इसके बाद तीसरा कीटोन, यह क्रियाशील समूह कीटोन है, और इसका नाम हो गया कीटोनिक समूह, और ये रहा इसका संरचना CRR11O। इसके बाद 4 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक समूह, और ये होगा इसकी संरचना। और 5वां है एस्टर, और इसका नाम एस्टर समूह, और ये होगा इसकी संरचना। इसके बाद है 6 नंबर पे एमीन समूह, और ये होगा इसकी संरचना। 7वां है एल्कीन समूह, और ये रहा इसकी संरचना। और 8वां है एल्काइन यानी एल्काइन समूह, और ये हो गई इसकी संरचना C≡C। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां, कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है, ज़्यादा क्यों है। तो इस प्रश्न में हमें कार्बन के जो विशेष गुण हैं उन्हें बताना है, और ये भी बताना है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या
ज़्यादा मात्रा में क्यों है? काफ़ी आसान सवाल है। तो यहाँ से कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की उद्भुत क्षमता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन गुण कहा जाता है, यानी श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन के परमाणु एकल, युगल और तीसरे बंध द्वारा जुड़ सकते हैं। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने का कारण, इसी में जो दूसरा सवाल है यहाँ पे असंख्य होने का कारण, इसका श्रृंखलन गुण ही है। तथा कार्बन में 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसमें C के 4 अन्य परमाणु या अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। अतः कार्बन यौगिकों की संख्या असंख्य है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां, समावयवता क्या है? विभिन्न प्रकार के समावयवता का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं। समावयवता क्या है? यहाँ देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। और ये समावयवता कितने प्रकार की होती है? तो इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? यहाँ देखिए, समावयवता एक होता है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है त्रिविमीय समावयवता। तो इनके बारे में यहाँ देखिए, प्रत्येक का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। हमें प्रत्येक का उल्लेख भी करना है उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, संरचनात्मक समयावता के बारे में देखेंगे। ये 3 प्रकार का होता है, श्रृंखला, स्थान और क्रियाशील। और ये 2 प्रकार का होता है, ज्यामितीय और ये प्रकाशिकी। आइए, तो यहाँ मैं आपको थोड़े से हिंट दे देता हूँ। आपको इसकी परिभाषा भी लिखना है। ठीक है। ये परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकार जो होते हैं, 3 प्रकार का होता है श्रृंखला, इनके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। उदाहरण ये हो गया। और ये लिखने के बाद स्थान समयावता, ठीक, ये परिभाषा और एक उदाहरण भी आपको इसमें से लिख लेना है। इसके बाद है तीसरा, यहाँ देखिए क्रियाशील समयावता, तो इसकी भी परिभाषा और एक यहाँ पे इसका एक उदाहरण। और इसके बाद है दूसरा त्रिविम समयावता, तो इसके बारे में भी लिखना है, ज्यामितीय और प्रकाशिकी समयावता। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखकर IUPAC पद्धति में इसका नाम बताएं तथा इनके बनाने की एक विधि बताएं। इनके 4 गुणों का उल्लेख करें। तो कितने प्रश्न है यहाँ पे? पहला प्रश्न है एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है और इसका IUPAC पद्धति में नाम भी बताना है, 2 प्रश्न। और इसे बनाने की विधि 3 प्रश्न और इनके 4 गुणों को लिखना है, 4 प्रश्न। आइए सबको हल करते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र, ये रहा एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र, CH3CH2OH, ये अल्कोहल समूह है, क्रियाशील समूह। इसके बाद IUPAC पद्धति में नाम, जो दूसरा प्रश्न है, तो इसका नाम होगा एथेनॉल। ठीक। अब तीसरा प्रश्न, एथिल अल्कोहल की बनाने की एक विधि। तो यहाँ पे व्यापारिक विधि से इसको चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनाया जाता है और ये रहा इसका समीकरण। अब इसके बाद 4 गुणों को भी लिखना है, आइए उसको भी लिख देते हैं। तो एथिल अल्कोहल के गुण, पहला है यह हीन एवं वाष्पशील द्रव है। दूसरा है यह इसका क्वथनांक 351 के होता है, यानी केल्विन। इसका गलनांक कितना होता है? 156 के होता है। और चौथा गुण विलायक है, यानी किसी वस्तु किसी विलय को ये घुला देने में सक्षम है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। एथिल अल्कोहल से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार बनाए जाते हैं? और यहाँ 4 प्रश्न दिया गया है। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है डाई एथिल ईथर और तीसरा है एथिल क्लोराइड और चौथा है एथिलीन। आइए इनको हल करते हैं। पहला है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ कुछ बातों का ध्यान आपको देना है। यहाँ देखिए, यह है एथिल क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे एथेनॉल या एथिल क्लोराइड एक ही बात है। एथेनॉल का IUPAC नेम एथिल क्लोराइड होता है। इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। इसे आप एथेनॉल कहें या एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल कहें।
एक ही बात है। इसके बाद यहाँ देखिए C2H5OH, ये समान एल्कोहल है, इसे एथेनॉल ही कहा जाता है और इसे एल्कोहल कहा जाता है। इसे एथिल एल्कोहल नहीं कहा जाएगा, और इसे एथेनॉल भी कहा जाएगा और एथिल एल्कोहल भी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और इसका समान सूत्र ये रहा। ठीक है, ये हो गया एथेनॉल या एल्कोहल। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है एथिल एल्कोहल को एथेनॉल एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, और ये लिखने के बाद यहाँ पे एथेनॉल अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर एक्सीटेल्डिहाइड देता है। एक्सीटेल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल देता है। यानी ये पूरे समीकरण को नोट डाउन करना है। यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया, कैसे? एथेनॉल से। ठीक है, तो यही यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है टोटल समीकरण के साथ। तो इसके बाद है दूसरा डाई एथिल ईथर। ये एथिल एल्कोहल से कैसे बनाए जाते हैं ये बताना है। तो यहाँ देखिए साद्र H2SO4 से अभिक्रिया। एथेनॉल की अधिकता में साद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाए तो डाई एथिल ईथर बनता है, और ये अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। ये सारी, ये देखिए क्या है, ये समान एल्कोहल है, यानी इसे एथेनॉल भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया। ये रहा C2H5OH, ये समान एथेनॉल है और इसे एल्कोहल कहा जाता है। ये भी एथेनॉल श्रेणी का है, लेकिन इसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ से ये सारे लिखने हैं यहाँ तक। ठीक है, डाई एथिल ईथर ये टोटल। इसके पश्चात है तीसरा एथिल क्लोराइड। ये एथिल एल्कोहल से कैसे बनाए जाते हैं ये बताना है। यहाँ देखिए एथेनॉल PCl5 से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड बनाता है। ये रहा एथेनॉल। ये कौन सा है? ये एथिल एल्कोहल समूह का एथेनॉल है, C3C2OH। यहाँ पे मैंने बताया CH3CH2OH, ये एथेनॉल है एथिल एल्कोहल का। तो इसके साथ जब PCl5 की क्रिया कराई जाए तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। बस यही आपको लिखना है, टू द पॉइंट। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। और इसका आखिरी सवाल है एथिलीन। ये एथिल एल्कोहल से किस प्रकार ये यौगिक बनाए जाते हैं? ये रहा। अगर सामान्य एल्कोहल से साद्र H2SO4 की अधिकता में, यानी इसकी अधिक मात्रा में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो एथिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे समीकरण के साथ आपको लिखना है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 10वां समाप्त हो जाता है आसानी के साथ। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। किण्विन क्या है? चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो आइए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम किण्विन की परिभाषा करते हैं। किण्विन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये परिघटना कहलाती है किण्विन। और यहाँ पे देखिए एथेनॉल शर्करा या स्टार्च के किण्विन द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद ये प्रश्न, शक्कर के किण्विन की अभिक्रिया एक ऐसे पात्र में की जाती है जिसमें से किण्विन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा सकती है, जबकि बाहर की वायु अंदर नहीं जा सकती है। इससे किण्विन में बने एथेनॉल का वायु की ऑक्सीजन का उपचयन नहीं हो पाता तथा इस प्रक्रिया में चीनी की एथेनॉल प्राप्त हो जाती है। तो यही आपको लिखना है, टू द पॉइंट। प्रश्न क्रमांक 11 समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो यहाँ 12 नंबर प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल एवं निम्नांकित के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दें। यानी एथेनोइक अम्ल सोडियम, एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सबके साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो उनका रासायनिक समीकरण लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो सूत्र है इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल, या इसका अन्य नाम है एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। ये बात आपको ध्यान देनी है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल एक ही चीज़ है। आइए, एथेनोइक अम्ल और सोडियम की अभिक्रिया कराने पर क्या होती है और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है यहाँ पे।
इथेनोइक अम्ल ये और सोडियम के बीच अभिक्रिया करने से सोडियम एसीटेट बनता है, और ये हो गई इसकी रासायनिक अभिक्रिया यानी समीकरण। इसके बाद देखेंगे दूसरा। यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा समीकरण प्राप्त होता है, तो यहाँ रहा, तो ये रहा इथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, और ये आपको लिखना है, दोनों समीकरण लिखना है। और दोनों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त होती है, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता, एकदम सेम टू सेम वही प्रोडक्ट बनता है जो पहले में बना था और ये दूसरा। 4 नंबर में है साद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया इथेनोइक अम्ल के साथ। तो यहाँ से लिखना है साद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल, मैंने आपको बताया एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल एक ही बात है, को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है। ठीक है, आप चाहें तो ये समीकरण भी उतार सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार है, निम्नांकित पर नोट लिखें। पहला है एस्टरीकरण, दूसरा है हेलोजनीकरण। इनके बारे में नोट्स लिखना है, यानी इनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टरीकरण। तो यहाँ देखिए साद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है जो एक एस्टर समूह का यौगिक है। ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक लिखना है। ये एस्टरीकरण के बारे में नोट हो गया, और इसके बाद हमें लिखना है हेलोजनीकरण। तो आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। ये रहा हेलोजनीकरण। तो यहाँ से विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रस्थापित हो जाते हैं। तो ये परिघटना कहलाती है हेलोजनीकरण, और इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये लिखते हुए आपको ये बना लेना है, ये संरचना सूत्र। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है, और इस प्रकार से यहाँ 4 प्रश्न दिया गया है। आइए सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल डालने पर मीथेन गैस बनता है, यही बात आपको लिखना है, और ये समीकरण पूरे उतार लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो इसके बाद दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये हमें बताना है क्या होता है। तो ये बात आपको लिखनी है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन का निर्माण होता है। ये सारे आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में साद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। और ये संरचना सूत्र भी आपको उतार लेना है। बेंजीन, ये रहा नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ 4 नंबर है, बेंजीन की अभिक्रिया Fe यानी लोहे की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है, तब क्या होता है। तो ये रहा लोहा यानी Fe की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये सारे संरचना सूत्र भी आपको उतार लेना है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करना है। साबुन के बारे में आप जानते हैं, वनस्पति तेलों और वसा के साथ बनता है, और ये अपमार्जक है यानी धोने वाला सोडा, यानी इसे सर्फ भी कहा जाता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको वहीं से लिख लेना है। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, एल्कोहल क्या है, हमें परिभाषा करनी है एल्कोहल के बारे में, यह कैसे बनता है, उदाहरण दें, इसके प्रमुख गुणों को लिखें। तो आइए सबसे पहले हम एल्कोहल किसे कहा जाता है यह पहले देखते हैं। एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है यानी OH,
जुड़ा हो जाता है। OH समूह एल्कोहल का अभिलक्षण समूह कहलाता है, ये वाला। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये रहा, CnH2n+1 OH होता है। ठीक है, यानी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दुगने से एक ज़्यादा। उदाहरण के साथ मेथिल एल्कोहल, यहाँ कार्बन है 1 लेकिन हाइड्रोजन कितना है, देखिए 2 यानी 1 3, दुगने से एक ज़्यादा है। और ये OH समूह क्या दर्शाता है, ये एल्कोहल को दर्शाता है। इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल और इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है। ये 2 विधि से प्राप्त होता है, एक प्रयोगशाला विधि और एक व्यापारिक विधि। तो एल्कील हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ये रहा। ठीक, अब इसके बाद व्यापारिक स्तर पर कैसे बनता है। व्यापारिक स्तर पर चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसके गुणों को देख लेते हैं। ये रंगहीन द्रव है, यह जल में सभी अनुपात में मिश्रणीय है, यानी आसानी से घुल मिल सकता है। ये अच्छा घोलक भी है, ये अति ज्वलनशील द्रव भी है। तो ये इसके 4 गुण हो जाते हैं और इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 16 भी समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। काफ़ी आसान प्रश्न। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना, ये कहलाता है साबुनीकरण प्रक्रिया। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके बाद अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अपमार्जक की रासायनिक जो प्रवृत्ति होती है यानी प्रकृति होती है, वो साबुन से काफ़ी भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ माना जाता है। कौन, अपमार्जक, यानी इसे सरफ भी कहा जाता है। यह शीघ्र से घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता। अतः यह कठोर जल के साथ भी यह खूब झाग देता है। अतः अपमार्जकों ने साबुन का स्थान ले लिया है। काफ़ी आसान है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो 18 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, कार्बनिक यौगिकों में होने वाली एस्टरीकरण तथा साबुनीकरण अभिक्रियाओं में भेद करें। यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें एस्टरीकरण क्या होता है और यहाँ पे साबुनीकरण क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए, कार्बनिक यौगिक में होने वाली एस्टरीकरण तथा साबुनीकरण अभिक्रिया में अंतर इस प्रकार है। पहला इस प्रकार, सबसे पहले हम एस्टरीकरण देखेंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनना, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है, यानी उसे एस्टरीकरण कहा जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे साबुनीकरण। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना, ये साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो यही होती है एस्टरीकरण तथा साबुनीकरण कार्बनिक यौगिकों में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसी में 18 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक नामांकित आरेख की सहायता से एस्टर बनाने की कार्यकलाप का वर्णन करें। तो ये रहा एस्टर बनाने के कार्यकलाप। तो एस्टर का निर्माण अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से होता है। एथेनॉइक उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये सारे समीकरण हैं और ये रहा इसका पिक्चर। ये फर्क नली में रिएक्शन होता है, ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जल, बीकर और ये ज्वाला और रेजिस्टेंट। तो यही आपको बनाना है एस्टर बनाने का कार्यकलाप चित्र सहित। तो इस प्रकार ये सेशन समाप्त हो जाता है।